तो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे, मतलब आवेशन हम कैसे कर सकते हैं, आवेशन कैसे किया जाता है, इतनी चीजें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो तक। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज अगर आया है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे उसका संसूचन करेंगे उस आवेश को कि उस वस्तु पर आवेश है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक डिटेक्टर बनाएंगे और उस डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि जो ये YouTube क्लासेस है उसमें मेरा चैनल है और मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर। इस चैनल पे आपको दो तरह की वीडियो मिलेंगी। इसमें आपको मिलेगा, आपको पहले तो एक हिंदी मीडियम के लिए हमने बनाया, अलग से वीडियो बना दिया है, और एक सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बनाया जा रही वीडियो। तो दोनों वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी। ओके, तो आइए हम लोग आवेश किसी वस्तु पर अगर उपस्थित हो गया है तो उसे हम लोग कैसे संसूचन करेंगे, उसका कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक यंत्र पढ़ेंगे। पहले हम उसको बताएं कि आपको क्या हम करने जा रहे हैं। तो हम करने जा रहे हैं आवेश का संसूचन, आवेश का संसूचन। तो हमने इसमें आवेश का संसूचन यानी कि हम डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। आवेश को हम पहचानेंगे कि किसी भी वस्तु पर आवेश आया है कि नहीं आया है। इसके लिए हम एक यंत्र बनाते हैं। उस यंत्र का उपयोग, जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसे कहते हैं स्वर्ण पत्ती, उसे हम कहते हैं स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी कहा जाता है। यानी कि इसे हम इंग्लिश में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इसे कहते हैं। इसकी जो बनावट है वो हम इसमें बताएंगे कि इसकी बनावट कैसे की जाए, कैसी होती है। तो भाई साहब, इसमें एक इस तरह का ऊपर एक चक्ति होती है, चक्ति मीन्स डिस्क, जैसा तवा होता है उसी तरह की एक चक्ति होती है और इसमें इस पे लगी होती है एक रॉड। ओके, और इस रॉड जो होती है यह एक धातु की रॉड होती है। ऊपर एक चक्ति होती है और फिर ये निचले सिरे पर जाकर यहां पर ये इधर थोड़ा सा ऐसे एक पत्ती की तरह बनी होती है। ये होती है सोने की पत्ती, इसे हम कहते हैं सोने की पत्ती। बट यहां पर इस पूरे यंत्र को हम क्या करते हैं, एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। तो इसमें हमने एक बड़े बक्से के अंदर इसको रख दिया और ये जो बक्सा हम लोग बनाते हैं ये कांच का लेते हैं ताकि इसके अंदर की जो गोल्ड लीफ है वो हमको नजर आने लगे, यानी दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने ऐसा बना दिया है। ओके, ये यहाँ पर रबर का लगा होता है, कार्क लगा होता है। ये होती है चकती, हम इसे कह रहे। और ये जो धातु की छड़ है तो ये आपकी धातु की छड़ हो गई। और इसके साथ यहां पर ये है स्वर्ण पत्ती, इसे यानी सोने की यह पत्ती है। अब हमको
जिस वस्तु के आवेश का डिटेक्शन करना होता है, आवेशन करना होता है, उसे क्या करेंगे भाई, उसे हम पहले आवेशित कर लेंगे। जैसे हमारे पास मान लो कि यह एक छड़ है, ओके, और ये छड़ जो है ये कांच की छड़ है, तो ये कांच की यहां छड़ रही, ओके। जब इस कांच की छड़ को हमने रब कर दिया, यानी कि इसे कपड़े से रगड़ दिया गया, जब इसे कपड़े से रगड़ दिया जाएगा तो ये आवेशित हो जाएगी और इस पर आएगा धन आवेश। आपको एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आपको एक दे दी जाएगी पीडीएफ में, जिसमें ये किस वस्तु पर धनावेश आता है, किस वस्तु पर ऋण आवेश आता है, वहां से आप उसे सीख लेंगे। अच्छा, अब ये अगर आवेशित हो गई है तो हम इसके आवेश को डिटेक्ट करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। इन दो तरीकों में से पहला होता है चालन द्वारा, इसमें भाई चालन द्वारा, और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आए कि चालन मतलब जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के साथ संपर्क में रख दिया जाता है तो एक वस्तु का आवेश निकलकर दूसरी वस्तु में जाने लगता है। हाँ जी। प्रेरण द्वारा एक आवेशित वस्तु के सामने एक दूसरी अनावेशित वस्तु रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ही आवेशित वस्तु को रखा जाता है उसके सामने, तो दूसरी अनावेशित वस्तु पर आवेश आ जाते हैं। ये सब चीजें हमने थोड़ा पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो हम इसमें पहले इसके द्वारा आपको समझाते हैं। तो इस जो छड़ है, इस छड़ को लेकर आई खटा, यहां आपने इसको करा दिया भाई स्पर्श। ये कौन थी, तो ये कांच की छड़ थी, इसको हम मिटा देते हैं। अब अगर कांच की छड़ इस चकती के संपर्क में आ गई तो इस पर आवेश क्या हो जाएंगे भाई, आ जाएंगे। और ये आवेश कहां जाएंगे, यह भी तो धातु की है। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि ये ऐसे पहले बना दीजिए इस गोल्ड लीफ को, यानी कि स्वर्ण पत्ती को ऐसे ही बनाइए, तो ये अब इस पर भी प्लस आ जाएगा। अब इसे ध्यान दीजिए, जब इस पर प्लस आ गया, इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस, और हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं पे समान तरह का आवेश आता है तो वह एक दूसरे को क्या करने लगती हैं, प्रतिकर्षित। अच्छा जी, जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगी तो ये मेरी फिंगर्स देखिएगा, अब क्या होगा, यह भी धन और यह भी धन, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये पत्तियां फैलने लगेंगी, पत्तियां फैलने लगेंगी भाई। तो ये पत्तियां जब से फैलेंगी जैसे, तो इस पत्तियों का फैलाव जो होगा उसके आधार पे हम देख लेंगे कि ये पत्तियां जो फैल रही हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आवेश इसमें क्या हुआ है, कि ये वस्तु आवेशित है। अगर पत्तियां नहीं फैली तो हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये वस्तु आवेशित नहीं है, जिस वस्तु को इससे हम इसके संपर्क में लाए। उसी प्रकार अगर हम इसे प्रेरण द्वारा करते हैं तब, तो प्रेरण द्वारा अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको इसमें टच नहीं कराएंगे, ओके। जब इसे हम टच नहीं कराएंगे तो भाई आप जानते हो कि प्रेरण के कारण दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आते हैं वो आवेश कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। यानी कि अगर इस पे धन आवेश तो इस पे कैसा आवेश भाई, ऋण आवेश, तो इस पे धन आवेश और इस पे कैसा आवेश, ऋण आवेश। मतलब कि अगर इस पे धन ऋण आया तो इस पे धन भी आएगा। बात वही पुरानी सी कि यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, और हम अनुमान लगा लेंगे कि यह वस्तु क्या हुई है, आवेशित है कि नहीं है, ओके। तो बाकी चीजें हम लोग एक दूसरी चीज करते हैं कि जो आवेश है वो क्या होता है, किस तरह की राशि है ना। तो चलिए हम देखते हैं उसको, थोड़ा सा हम उससे जल्दी करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं ली जाएगी। तो हम बात करेंगे किसकी भाई, तो हम बात करेंगे कि वैद्युत
आवेश। क्या करेंगे भाई? वैद्युत आवेश। यानी कि ये जो वैद्युत आवेश है ना, यह वैद्युत आवेश कैसा है और ये किस तरह का है, इसे हम थोड़ा देखेंगे। तो पहली चीज तो ये जनाब कि यह रास आवेश, देखो भाई यहां हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं और यहां से Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। तो भाई I मतलब क्या? धारा, और धारा मूल राशि होती है। समय कैसी राशि है? मूल राशि। तो इसका मतलब कि ये अगर मूल राशियां दो हैं और दो मूल राशियों से मिलकर जो दूसरी राशि बनती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी कि वैद्युत धारा कैसी राशि है भाई? तो यहां पर हम लिख देंगे कि यह वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश व्युत्पन्न राशि। अच्छा, ये एक तरह से व्युत्पन्न राशि है। दूसरी चीज की ये सदिश की अदिश होती है। तो भाई साहब ये अदिश राशि है। अच्छा, ये अदिश राशि हो गई। दूसरी चीज कि हम लोग इसका जो विमीय सूत्र कैसे निकालोगे यार? तो विमीय सूत्र बड़ा आराम से निकाल लोगे। यहां से ये हो गई धारा, मतलब इसकी बीमा क्या? ए। इसका विमीय सूत्र क्या? टी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। ए टी इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अच्छा, तो इसका हम आते हैं अब मात्रक पे। तो भाई मात्रक इसका क्या? एस आई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। इसका एस आई मात्रक क्या? कूलाम। इस कूलाम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी लिखते हैं। और हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए कुछ चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं कि जैसे 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम, 1 पीको कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलाम। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश बताएं तो भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो इसी तरह प्रोटॉन पर आवेश कितना? प्रोटॉन पर आवेश बराबर कितना भाई? यही चीज क्वांटिटी में, ये इतनी चीज किसमें होती है? प्लस में। ये बात हम लोग याद रखेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल कर सकें अच्छे से। कुछ चीजें और भी मैं आपको इसमें डिटेल कर देता हूं, यहां तक तो दिखेगा ही। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे एक और नाम से जानते हैं, स्टैट कूलाम कहते हैं इसे। तो इसको हमने लिख दिया स्टैट कूलाम। और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं फ्रैंकलिन। तो ये फ्रैंकलिन भी होता है। अब एक जो ESU होता है, एक ESU नहीं, एक कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। ESU। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMU। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको मिटा देते हैं आगे फिर से। तो इसका एक और मात्रक होता है भाई, इसका एक और मात्रक होता है। कौन सा? देखा जाए। इसका एक और मात्रक क्या? EMU। ओके, इसे बोलते हैं भाई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
तो ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है, इसमें 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम। इसके अलावा इसके कुछ अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे कि मात्रक, इसमें थोड़ा सा मात्रक जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो समझने वो करने की जरूरत है नहीं। तो एक इसका मात्रक होता है फैराडे, लिख नहीं रहा है, फैराडे। तो इस एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम, यानी कि एक फैराडे बराबर कितना होता है कूलाम। ओके, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मात्रक हमने डिटेल कर दिया। अब हम आते हैं कि आवेश के जो गुण है वह आवेश की प्रॉपर्टी में, तो यहां से हम लोग एक मेन टॉपिक बढ़िया पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मीन्स क्या भाई, आवेश के क्या गुण। तो आवेश के गुण को हम यहां पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका जो गुण है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका गुण है वो क्या है देखा जाए। फर्स्ट इसका जो गुण है वो क्या होना चाहिए, तो चलो हम लोग इसकी बातें बढ़िया से डिटेल में करते हैं। पहली चीज कि जो आवेश है भाई, वो आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो उसका द्रव्यमान बदलता है। तो यहां पर हम लिखेंगे आवेश के हस्तांतरण से, यानी कि जब आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थानांतरित होता है, तो फिर क्या होता है भाई, जो वस्तु होता है, वस्तु का द्रव्यमान क्या करता है, बदलता है, मतलब कि चेंज होता है, परिवर्तित होता है। अब आप समझिए इसको कि कैसे परिवर्तित होता है। जैसे कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। मान लीजिए कि वस्तु ये है और ये वस्तु बी है। ओके, इनमें इस वाली वस्तु पे धन आवेश कुछ आए हैं, इस पे कुछ ऋण आवेश आए हैं। ओके, तो इस पे धन आवेश आने का क्या मतलब कि इस पे अगर धन आवेश आया है तो धन आवेश आने का मतलब कि यह इसने इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इसको इसने दिया है, तो इस पे अगर धन आया तो इसका जो मास होगा, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होगा वह क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसका द्रव्यमान घट जाता है और इसका द्रव्यमान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा सा इसमें कभी पूछा भी जाता है क्वेश्चन ऐसा करके कि भाई जो आवेश किसी वस्तु पर धन आवेश होता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बताएंगे कि उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। और एक वस्तु पे ऋण आवेश आता है तो उस क्या परिवर्तन होता है, तो उसको आप बताएंगे कि उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, ऐसा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड हम चलते हैं अब सेकेंड गुण पे। तो एक चीज, दूसरी चीज हम ये करेंगे, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो आवेश, जो वस्तु है और दो आवेशित वस्तुओं में केवल हम उसके प्रतिकर्षण के कारण अंदाजा लगा सकते हैं कि वह दोनों वस्तुएं आवेशित ही होंगी। और आवेशित हम यहां लिख देते हैं, आवेशित वस्तु की पहचान, आवेशित वस्तु की पहचान केवल आवेशित दो वस्तुओं, आवेशित दो वस्तुओं की पहचान केवल प्रतिकर्षण के
कारण ही होता है। अब ये कैसी बात अजीब सी लगी है? जैसे आपको मैं कुछ एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंघी को, जो कंघी है इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, वीआईपी कंघी बन गई भैया। हाँ, कंघी बना दी सर आपने, ऐसी कंघी है। और इस कंघी को आपने सूखे बाल से रगड़ते हैं, तो ये जब आप इसे सूखे बाल से रगड़ते हैं तो होता क्या इसमें है, ये आवेशित हो जाती है। हमने बड़ा सीख लिया, रब करने से, रगड़ने से सीख लिया। तो ये क्या करती है, ये छोटे छोटे तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। क्या यहां पर ये तिनका आवेशित था? तो कहेंगे नहीं गुरुजी, ये आवेशित नहीं था। तो क्या ये जब रब किया गया था तो आवेशित हो गई थी? हाँ, हो गई थी, लेकिन ये इसके पास आवेश नहीं था। तो भाई साहब, इनके बीच क्या हो रहा है? इनके बीच क्या गुल खिल रहा है? आकर्षण का मतलब कि अगर एक आवेशित वस्तु है और दूसरी अनावेशित है तो उनमें आकर्षण हो सकता है। और एक चीज और कि अगर इस प्लास्टिक की कम के जगह, कम पे जो आवेश आया था, अगर वैसा हम लोग क्या करें कि जो बाल है, बाल मतलब सूखे बाल पे ऋण आवेश आया होगा, ऐसा धन आवेश आया होगा। तो इसमें क्या हुआ है एक्चुअल, कम पे जो है वो ऋण आवेश आता है, ड्राई हेयर पे धन आवेश आता है। ऐसा चीज एक जगह, और जैसे आप पहले एक किसे आप रगड़ते थे भाई, आप करते थे कि आप एक कांच ले लिए, एक रबर ले लिए। अच्छा, दोनों को आपने बाल से रगड़ा तो आप देखे कांच और ये रहा आपका रबर। तो इनको रगड़ने के बाद इनमें क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था। तो देखो भाई, आकर्षण यहां भी हो रहा है जबकि यह दोनों आवेशित है। आकर्षण यहां भी हो रहा है जबकि एमाइन से एक आवेशित नहीं है। ठीक है ना, एक आवेशित नहीं है, दूसरी आवेशित है तो भी आकर्षण हो रहा है, और अगर दोनों आवेशित हैं तो भी आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम दो वस्तुओं में आवेश की जानकारी की पहचान केवल और केवल किससे कर सकते हैं? प्रतिकर्षण से। यानी कि दो वस्तुएं जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी तो हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि यह वस्तु, दोनों जो वस्तुएं हैं वो आवेशित ही रही होंगी। नहीं तो हम दो सिद्धांत पे दो मैटर पे पहुंचने लगते हैं। पहली चीज कि अगर एक आवेशित और दूसरी नहीं आवेशित होगी तो भी आकर्षण होगा, अगर एक धनावेशित और एक ऋणावेशित होगी तो भी आकर्षण होगा। तो हम दोनों में अंदाजा नहीं लगा पाए भाई कि दोनों में वाकई में आवेशित है कि नहीं है। ओके, तो हम लोग केवल प्रतिकर्षण की सहायता से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में योगात्मक गुण। योगात्मक गुण, तो भाई योगात्मक गुण का मतलब आपको मैं बता देता हूं। योगात्मक गुण का मतलब ये है कि आवेश भी उसी तरह जोड़ा घटाया जा सकता है जैसे बीजगणित में अलजेब्रिक सम होता है, उसी तरह से। आइए कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यह वस्तु है, ओके, इसमें बहुत सारे हम पार्ट कर देते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर देते हैं भाई। इस पे चलो +2 क्यू चार्ज था, इस पे मान लो -3 क्यू चार्ज था, इस पे 4 क्यू चार्ज था, इस पे 6 क्यू चार्ज था। तो हम क्या करेंगे ना, इस पूरे वस्तु पर, इस पूरे सिस्टम पर कितना आवेश आया है तो हम इसके लिए क्या बताएंगे, कहेंगे सबको आप दियो जोड़। तो +2Q -3Q +4Q +6Q कितना आएगा भाई? 6 4 10,
2 12 में से 3 निकल जाएगा, यानी कि 9 क्यू आवेश इस पे आया। इसको हम लोग कहते हैं योगात्मक गुण। एक दूसरा गुण आता है कि आवेश की अचरता, आवेश की अचरता, आवेश की अचरता न भाई नहीं लिखा रहा है। आवेश की अचरता का मतलब, जैसे सोचो कि एक हमने रॉड लिया और ये रॉड पर रगड़ के आवेश उत्पन्न कर दिए गए। अब आवेश हमें इसमें नहीं पता भाई कितना आवेश उत्पन्न हुआ है, नहीं ना पता। तो अगर इसमें नहीं पता आवेश कितना उत्पन्न हुआ है तो हम क्या करेंगे, करेंगे यह कि इसे हम ऐसे क्या करें, इसे एक हम ट्रक के अंदर भर दें। ओके, और ट्रक इसको लेकर जाने लगा भाई। ये आपने एक ट्रक के अंदर इसे रख दिया ऐसे, और ये ट्रक क्या करने लगा भाई, चलने लगा। तो जब ये ट्रक चलने लगा ना, तो इस पे अगर मान लो 2 कूलाम का आवेश आया था, तो इस ट्रक के चलने से इसका आवेश बदलता नहीं है। मतलब कहने का यह कि जब किसी वस्तु पर आवेश आया तो उस वस्तु के गति के कारण उसके आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक बढ़िया सा गुण पढ़ते हैं। तो एक अगला हम लोग गुण की बात करते हैं, और ये गुण है, ये बेहतर गुण है आपका, तो बढ़िया गुण है। इसमें 3 नंबर हुआ था शायद। तो इसमें बढ़िया गुण का मतलब कि आवेश के पास आवेश कंजर्वेशन होता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम ऐसे कह सकते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आइए इन बातों को हम समझते हैं। एक्चुअल हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत नहीं कह सकते, आवेश संरक्षण कह सकते हैं, आवेश कंजर्व होता है। तो आवेश किसी वस्तु पर पूरे इनवर्स का आवेश जितना होगा वो हमेशा जो नेट चार्ज है वो 0 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना प्लस उतना माइनस। तो भाई जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि टोटल नेट जो हमेशा रहेगा वो 0 रहेगा। इस बात को हम समझते हैं, पहले समझते हैं फिर डिफिनेशन बनाएंगे। जैसे कि आप क्या करो कि एक छड़ ले लो। ओके, आपने एक छड़ ले लिया और इसको आपने किसी रेशम के कपड़े से आपने उसको रगड़ा। ओके, तो ये आपका रहा रेशम, और ये छड़ भी किसी की ले लिया, चलो कांच की ले लेते हैं, ये कांच की आपने छड़ ले लिया। ओके, इनको आप रगड़ते हो तो इस पे धन आवेश आ गए और इस पे मान लो ऋण आवेश आ गए, समथिंग 5 है 5। तो आप जरा सा सोचो कि जब इनको नहीं रगड़ा गया था, मैं यहां बना दे एक बार, फिर यहां दिख रहा है, हाँ जी दिख ही रहा होगा। अच्छा, तो आप स्टाइल लगा रहे हैं, हाँ जी, ओके। देखा जाए ये आपने इसमें धन 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 धन, ये थोड़ा कहेंगे अलग बना दिए भाई, ना ना एक जैसा है, तो इसे आप देख लीजिए। इस पे कोई धन नहीं है, इस पे नहीं है, ये पहले कांच था, ये कैसा है, रेशम है। तो आप जरा सा सोचो कि रगड़ा नहीं गया था तो टोटल चार्ज कितना, 0। अरे मेरे भैया इस पे नहीं चार्ज और इस पे भी नहीं चार्ज, इसका मतलब कि दोनों पर भी नहीं चार्ज, तो दोनों का चार्ज नेट चार्ज कितना, 0। अब नेट चार्ज इसका 0 हो गया, तो हम आते हैं इस दूसरे वाले फैक्टर पे। अब दूसरे वाले फैक्टर को समझते हैं। देखो भाई, अगर इस पे मान लो कि 5 धन आया है, तो चलो हम 5 क्यों कर रहे हैं यार, कुछ समझने के लिए। इस पे 5 कैसा,
माइनस आया, तो भाई टोटल चार्ज कितना होगा, +5q माइनस 5q, टोटल कितना 0। कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश जो किसी भी आइसोलेटेड, किसी विकल निकाय का जो आवेश होता है, विकल निकाय का, विकल आइसोलेटेड सिस्टम का, वो आवेश हमेशा हमेशा कैसा रहता है, 0 रहता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, आइए हम लोग चेक करते हैं इसके डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन हम बनाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इसमें चेक करेंगे ताकि आपको समझ आए। तो पहली चीज तो ये कि आवेश किसी भी विकल निकाय का जो नेट आवेश होता है वो सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, जितना पहले उतना बाद। तो हम यहां लिखते हैं किसी विलग निकाय का नेट आवेश, किसी विलग निकाय का नेट आवेश सदैव क्या होता है, नियत लिख लीजिए, कंजर्व होता है, मतलब कि नियत, भैया नियम लिख रहा है, नियत होता है। तो किसी भी विलग निकाय का जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। एक और भी हम लोग इसका सिद्धांत में बनाते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल क्या हो सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। तो आवेश को क्या किया नहीं जा सकता है, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि जब एक, कोई भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए युग्म उत्पाद एक होता है, युग्म उत्पाद, युग्म विनाश, दोनों तरह की प्रक्रिया पाई जाती हैं। तो हम युग्म उत्पाद पहले करते हैं। तो युग्म उत्पाद में कैसी कैसी पेयर प्रोडक्शन होता है कि जब एक ऊर्जित गामा फोटॉन आता है और टकराता है, तो फिर टकराने के बाद जो उससे निकलता है तो वो क्या निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। तो जैसे यहां पर एक गामा फोटॉन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक पॉजिट्रॉन निकालता है। गामा एक्चुअल